and I am here to make your biological concepts easier. जैसा कि आप बता सकते हैं, ये डायग्राम किसे डिनोट करता है? It denotes the menstrual cycle. तो ये डायग्राम किसके लिए है? menstrual cycle के लिए. तो आज का हमारा टॉपिक है menstrual cycle. menstrual cycle क्या होता है, इसके कितने फेज होते हैं, इसमें हम किस किस फेज के बारे में या उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. सबसे पहली बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है? एक ऐसा साइकिल है जिसमें मेंस्ट्रुएशन की, मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद जो भी यूट्राइन इवेंट्स होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. इसी साइकिल को जो 28 डेज की नॉर्मल वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 28 डेज का जो टाइम पीरियड है नॉर्मली, इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसी कौन कौन सी इवेंट्स हैं, इस साइकिल के अंदर कौन कौन सी इवेंट्स आती हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्सा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट बनाती हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर दैट फर्स्ट पार्ट इज मेंस्ट्रुएशन. फर्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन और इसका मतलब क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ ब्लीडिंग या फिर हम कह सकते हैं इट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो. मेंस्ट्रुएशन इज सिंपली नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो. इसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कह सकते हैं. अब मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या है? मेंस्ट्रुअल फ्लो बेसिकली हमारी यूट्रस की एंडोमेट्रियम ब्रेक करती है जो कि ब्लीडिंग की फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकलता है और इसी को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो और पीरियड्स. और this phenomena is known as menstruation. Menstrual flow किसकी वजह से होता है? It is due to the breakdown of lining of uterus. Breakdown of lining of uterus. अब कौन सी लाइनिंग यूट्रस की? कौन सी लाइनिंग ब्रेक करती है? यूट्रस की बेसिकली कितनी लाइन है? 3 लाइन्स. फर्स्ट इज perimetrium, second one is myometrium which is the middle layer, and the third one is endometrium. Perimetrium कहाँ पे प्रेजेंट है? P से पेरीमेट्रियम, P से पेरिफेरल साइड. तो पेरिफेरल साइड मतलब कि आउटरमोस्ट लेयर जो है यूट्रस की, दैट इज perimetrium. And this myometrium, M stands for myometrium and it is present in the middle. तो यहाँ ये कहाँ पे प्रेजेंट है? मिड में. और जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो क्या है? एंडोमेट्रियम. अब बेसिकली यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब ब्रेक करती है, यही ब्लीडिंग की फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में वेजाइना से आउट होता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं. पेरीमेट्रियम क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है. और मायोमेट्रियम क्या करती है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड कराती है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन और वी कैन से दैट ड्यूरिंग द डिलीवरी और चाइल्ड बर्थ. तो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो भी कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू दिस स्मूथ मसल्स, मायोमेट्रियम की वजह से. हम क्या कर रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ब्रेकडाउन की वजह से. अब इससे रिलेटेड कुछ एक टर्म्स, जैसे कि सबसे पहली टर्म आती है मेनार्क. फर्स्ट इज मेनार्क. मेनार्क किसे रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स या फिर फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड मेनार्क. इसे हम मेनार्क कहते हैं. और ये गर्ल्स के अंदर अराउंड 10 to 12 ईयर ऑफ एज के अंदर क्या होता है? इनिशिएट होना शुरू हो जाता है. एंड द लास्ट फेज इज मेनोपॉज. पोज मीन्स रोक देना, यानी कि स्टॉप, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या हो चुका है? स्टॉप हो चुका है. और इसी को हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज. और मेनोपॉज बेसिकली अराउंड 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि जब वुमेन की एज 45 to 50 अप्रोच कर जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, पोज हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड मेनोपोज. इसे हम क्या कहेंगे? मेनोपोज. नॉर्मली एक वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज ऑफ 28 डेज. कितने डेज की होती है?
28 डेज टाइम पीरियड की, नॉर्मल अगर हम चेक करें तो। अब इस नॉर्मली 28 डेज की पीरियड साइकिल के अंदर कौन कौन सी मेजर इवेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, इन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली इवेंट है हमारी मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मींस मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो कि बेसिकली 3 से लेके 5 दिन तक या फिर इससे ज्यादा भी किसी गर्ल के अंदर या फीमेल के अंदर ये रहता है। तो फर्स्ट फेज क्या है, मेंस्ट्रुएशन, जो कि अराउंड 3 to 5 डेज क्या करता है, लास्ट करता है। मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट फेज है। अगर हम सेकंड इवेंट की बात करें, सेकंड इवेंट है फॉलिकुलर फेज। सेकंड इवेंट इज फॉलिकुलर फेज और दिस फेज इज आल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। दिस इज आल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब क्या है? अब सभी को ओवरी का पता है। ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। ओवरी में क्या है? ओव्यूल, यानी कि एग, जो कि किसे रिप्रेजेंट करता है? फीमेल गैमेट को। अब ये फीमेल गैमेट से पहले भी ओवरी में कुछ होता है, वो क्या है? फॉलिकल्स। तो ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिकल्स। और यहाँ पे इन्हीं फॉलिकल्स का बनना शुरू होता है, तो इसीलिए इस फेज को हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज इसे कहते हैं। फॉलिकुलर फेज में किसकी फॉर्मेशन होगी? फॉलिकल्स की। ओवरी के अंदर सबसे पहले क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल। फिर यही प्राइमरी फॉलिकल पे जब लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स ऐड हो जाएगी, तब ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। अब जो ग्रैनुलोसा सेल्स की जो लेयर है वो इन फॉलिकल्स को क्या करती रहेगी? कवर करेगी। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर जो है वो उसे क्या करेगी? कवर करेगी ज्यादा से ज्यादा। प्राइमरी फॉलिकल गेट कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल पे फर्दर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर क्या करेगी? कवर करेगी एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू द टर्शियरी फॉलिकल। ये किसमें कन्वर्ट हुआ? टर्शियरी फॉलिकल में। और टर्शियरी फॉलिकल की एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एंट्रम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? एंट्रम कैविटी प्रेजेंट होती है, जो कि इसे प्राइमरी और सेकेंडरी से डिफरेंशिएट करती है। अब यहाँ पे जो ग्रैनुलोसा सेल्स की जो लेयर थी वो अपने आप को आउटर लेयर एक्सटर्ना और इनर लेयर इंटरना के अंदर डिफरेंशिएट कर देती है। outer externa, inner is called interna, and this fluid filled cavity is known as antrum. Now this tertiary follicle, अब जो tertiary follicle है वो आगे मैच्योर होता है और वो मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे जो टर्शियरी फॉलिकल है वो किसमें कन्वर्ट हुआ? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, देन ड्यू टू द रप्चर ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल देयर इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन फेज जो वो होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, यानी कि फीमेल की ओवरी से ओवम क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। एंड दिस फेज इज कॉल्ड ओव्यूलेशन फेज। फॉलिकुलर फेज में बेसिकली आपने क्या देखा? फॉलिकुलर फेज नाम से ही समझ आना चाहिए, फॉलिकल्स का बनना। क्या बनेगा? फॉलिकल्स। अब ओवरी में सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल डिफरेंशिएट होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शियरी बनेगा एंड टर्शियरी गेट मैच्योर इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद फिर यहाँ से जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बना, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? यहाँ पे राइज हो जाता है और इसी वजह से यहाँ पे LH सर्च, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, जो कि अराउंड 14 डे ये जो इवेंट होती है ओव्यूलेशन की, इट इज एक्सपेक्टेड इन द मिडल ऑफ द साइकिल। मीन्स अगर 28 डेज की नॉर्मल साइकिल है तो अराउंड द 14 डे यानी कि मिडल ऑफ द साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट किया जाता है। ओव्यूलेशन बेसिकली किस वजह से हुआ? किस हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से हुआ?
दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन LH हार्मोन। तो LH हार्मोन जो है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जिसका काम क्या है, ओव्यूलेशन कराने का, यानी कि ओवम को रिलीज करने का, तो ये अराउंड द 14 डे अपने पीक लेवल पे होता है और इसे हम LH सर्ज भी कहते हैं। दिस इज नॉन एज LH सर्ज। मीन्स LH का लेवल हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा हो जाता है जब ओव्यूलेशन फेज जो है वो स्टार्ट होता है। सो LH और FSH ये दोनों का लेवल क्या होता है, अराउंड मिडल ऑफ द साइकिल इंक्रीज होता है। LH का लेवल सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसे लेवल को LH सर्ज भी कहा जाता है। सो यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज भी इसे कहा जाता है। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, प्रोलिफरेट करना, इंक्रीज करना। किस चीज का इंक्रीज होना, फॉलिकल्स का इंक्रीज होना। मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू गिव द ओवम। तो ये किसे रिलीज कर देगा, ओवम को, और इस फेज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज या फिर ओव्यूलेशन भी इसे कहा जाता है। सो बेसिकली इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, यूट्राइन इवेंट्स, यानी कि सबसे पहला फेज क्या था, मेंस्ट्रुएशन, जो कि अराउंड 3 to 5 डेज जो वो रहेगा। फिर इसके बाद अराउंड 8 to 9 डेज तक फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज जो वो प्रोसीड करेगा। फॉलिकुलर फेज के दौरान हमारी ओवरी के जो इवेंट्स हैं वो क्या हैं कि यहाँ पे फॉलिकल्स अपने आप को मैच्योर कर रहे हैं। फॉलिकल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हुआ, रप्चर हुआ और यहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस इनिशिएट हुई। सो अराउंड द 14 डे LH सर्ज और FSH का लेवल बढ़ गया और यहाँ से ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई। तो ये था हमारा सेकेंड फेज विच इज कॉल्ड follicular phase, or it is also known as proliferative phase. Now the third event is luteal phase, or we can say that it is the secretory phase. इसे हम secretory phase भी कहते हैं। So third phase is luteal, or it is also known as secretory phase. अब basically इसे secretory या फिर luteal phase क्यों कहा गया। अब देखिए यहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई, मीन्स ओवम यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल है, यानी कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हुआ तो ओवम वहां से रिलीज हो गया। बचा हुआ जो हिस्सा था ग्राफियन फॉलिकल का वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। इसमें कन्वर्ट हुआ कॉर्पस ल्यूटियम में, और ल्यूटियम यानी कि किससे रिलेटेड हुआ, ल्यूटियल। सो ल्यूटियल फेज कब, ल्यूटियल फेज में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम बना। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉर्पस ल्यूटियम। सो कॉर्पस ल्यूटियम हेल्प टू सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये किसे रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या हो रहा है, सिक्रीट करता है, इसीलिए यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, तो इस फेज को हम सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। सो इट इज नॉन एज सिक्रीटरी फेज बिकॉज इन द ल्यूटियल फेज देयर इज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसके लिए जरूरी है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। अब इसका काम क्या है, हाँ देखिए अराउंड द 14 डे ओव्यूलेशन को एक्सपेक्ट किया गया। मान लिया कि इस दौरान कोई भी फीमेल कॉपुलेशन करती है या स्पर्म उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है, तो वो स्पर्म अगर फेलोपियन ट्यूब में जाता है और उसी टाइम पे ओव्यूलेशन, ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब तक रीच किया है, तो ओवम और जो स्पर्म है वो दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, मीन्स फर्टिलाइजेशन होगी दोनों में। अब फर्टिलाइजेशन जब होगी तो प्रेगनेंसी का इनिशियल स्टेप हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, यानी कि जाइगोट बनने की प्रोसेस शुरू होगी। अब अगर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश करती है, अगर एग को स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा तो प्रेगनेंसी इनिशिएट हो जाएगी। अगर प्रेगनेंसी इनिशिएट हुई तो प्रेगनेंसी बेसिकली जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा,
दैट एम्ब्रियो गेट अटैच टू द यूट्रस वॉल। वो कहाँ पे अटैच होगा? यूट्रस की वॉल पे, मीन्स इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी। अब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जब होती है तो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट करने के लिए यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे क्या होता है? रिलीज होता है इन केस अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस होती है। तो अगर फीमेल इस टाइम पीरियड में कंसीव करेगी तो उसकी बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराता है, ताकि जो भी आगे की प्रोसेस है इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होगी उसके बाद जो भी एम्ब्रियो डेवलप करेगा उसे एंडोमेट्रियम क्या कर सके? नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। प्रोजेस्टेरोन किसके लिए जरूरी है? फॉर द प्रेगनेंसी। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज में हमने क्या देखा? ल्यूटियल वर्ड किससे रिलेटेड है? कॉर्पस ल्यूटियम से, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेकंड फेज था फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था दैट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ क्या बना था? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम किसे रिलीज करता है? that secretes the progesterone hormone and that progesterone is necessary for the process of pregnancy। इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोजेस्टेरोन की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अब मान लिया कि जिस दौरान ओवम एक्सपेक्टेड था, मतलब कि ओवम रिलीज हुआ, उस दौरान स्पर्म एंटर नहीं किया, यानी कि कॉपुलेशन का एक्ट नहीं हुआ। अगर फीमेल की बॉडी में जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, अभी तक अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रिक्वायरमेंट हुई। अब लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो उस टाइम पे क्या होगा? तो उस टाइम पे जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? डीजनरेट होना शुरू कर देगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। इसका मतलब क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे अपने साइज को डिक्रीज कर रहा है, अपने आप को डीजनरेट कर रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, तो उस टाइम पीरियड पे हमें जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम बनी है वो एंडोमेट्रियम वापस से ब्रेक करेगी और नया साइकिल जो वापस से स्टार्ट होगा। इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे क्या करता है? अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट करेगा मींस प्रोजेस्टेरोन का लेवल वापस से क्या हो गया है? बिल्कुल कम हो चुका है। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट किया, तो नया जो साइकिल था, न्यू साइकिल जो है या जो नया मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वापस से इनिशिएट होना शुरू हो जाता है। मींस वापस से न्यू साइकिल जो है, नेक्स्ट साइकिल या फिर वापस से सारी इवेंट्स जो वो स्टार्ट हो जाएंगी। और इस टाइम पीरियड पे अब जो एंडोमेट्रियम बनी थी यहाँ पे, वो एंडोमेट्रियम वापस से ब्रेक करेगी और ब्लीडिंग यानी कि ब्लड की फॉर्म में वजाइना से बाहर आ जाएगी। ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसकी इवेंट्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन 3 या 5 दिन के लिए रहता है। इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग जो है बेसिकली 3 to 5 डेज तक लास्ट करती है। सेकेंड फेज हमने देखा कि फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज जिसे कहते हैं। इसमें हमारी ओवरी के जो फॉलिकल्स है वो डेवलप करते हैं और उनका नंबर इंक्रीज होता है, तो इसीलिए प्रोलिफरेटिव फेज भी इसे कहा जाता है। अब जब ये फॉलिकुलर फेज होता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और इसने क्या रिलीज किया? ओवम को रिलीज किया। इस फेज को हमने क्या कहा? ओव्यूलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। और ये किस टाइम पीरियड पे होता है? अराउंड द मिडल ऑफ द साइकिल, मींस एट द 14th डे एक्सपेक्ट किया जाता है। अब इस दौरान अगर ओवम फ्यूज हो जाता है, स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो प्रेगनेंसी जब कंसीव होगी तो ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हुआ कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम किसे रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन को, जो कि प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखेगा, और ये प्रोजेस्टेरोन फिर
जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए एंडोमेट्रियम बनाएगा और वो एंडोमेट्रियम उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो वापस से कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, डीजनरेट होना शुरू हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हुआ, डाउन हो गया यानी डिक्रीज हुआ। वापस से अब क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी थी वो वापस से रप्चर होगी और वापस से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया। तो इन्हीं इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बेसिकली ये 3 फेज हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए ओवेरियन हार्मोन्स की तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी पीक 2 बार आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। सो वो कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसकी पीक हमें 2 बार दिखाई देती है और जिसकी पीक हाफ ऑफ द साइकिल, मतलब कि अगर 28 डेज का साइकिल है तो अराउंड 14 डे के बाद जो फेज यानी कि जिसका लेवल जो अराइज होता है वो कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो पीक है वो साइकिल के अंदर 1 बार आती है और एस्ट्रोजन की जो पीक है वो हमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 बार शो होती है। ये ओवेरियन इवेंट्स हैं और ये पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं जिन्हें कौन रिलीज करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड पे जब हाइपोथैलेमस से GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है जिससे वो LH और FSH को रिलीज करती है और ये LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अराउंड 14 डे अपने मैक्सिमम पीक लेवल पे होता है और इसे हम क्या कहते हैं, LH सर्च भी कहते हैं। और इसके साथ साथ में FSH का लेवल भी अराउंड मिड ऑफ द साइकिल क्या होता है, हाई होता है। सो ये थे इसके मेन पॉइंट्स about the menstrual cycle. So this is about our today's class. If you like this session then please like, comment and share. और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. If you like the channel then subscribe it. Thank you very much.